गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग कोलाइड स्टार्ट किए थे और कोलाइड के टाइप्स तक हम लोग पहुंचे थे और लास्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सोप मॉलिक्यूल के बारे में और आपको ये बताया था कि अगले क्लास में यानी कि आज हम लोग सोप मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। यानी कि आज हमें सोप और इसी से रिलेटेड मिसल्स के बारे में बात करना है। सोप मॉलिक्यूल सोडियम और पोटेशियम साइट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को कहा जाता है। यानी कि एक सोप मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल में C17, H35, COO, Na को लेते हैं। ये एक सोप मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है। ये सोप मॉलिक्यूल नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव करता है, यानी कि ये सॉल्यूशन में जाने के बाद आयोनाइज करता है एंड C17, H35, COO- और Na+ ये पार्ट आयोनाइजेबल नेचर का होता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। इसी सोप मॉलिक्यूल को हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन से अगर रिप्रेजेंट करें तो आप देखते होंगे सोप मॉलिक्यूल के लिए इस तरह से जिगजैग स्ट्रक्चर लिखा जाता है। एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप याद करो कंसेप्ट कि हर एक टर्मिनल और टर्निंग कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे यहाँ 17 कार्बन है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये लास्ट में COO Na। तो यहाँ पर ये पार्ट आ गया COO और ये Na। अब इस तरीके से हम लोग जनरली ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, बट ये सेंस निकल रहा है कि एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस तरफ में थोड़ा छोटा हो रहा है, इसलिए हम इधर बढ़ा ले रहे हैं इसको। यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ से 4 कार्बन एटम कम कर दे रहे हैं। 1 2 3 4, तो यहाँ पर यह आ जाएगा COO। अब अगर इसे आप गौर से देखो तो इसमें दो पार्ट है। यहां से लेकर के यहां तक का ये एरोमेटिक यानी कि हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, ये हाइड्रोकार्बन है। और एक छोटा सा यहां पर ये आयोनिक पार्ट है जिसमें ये COO- और ये Na+ होता है, यानी कि आयोनिक पार्ट है। आपको पता है कि जो आयोनाइजेबल पार्ट होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, वाटर में डिसॉल्व होता है, यानी कि इसे आप कह सकते हो कि इट इज लियोफिलिक इन नेचर। और हाइड्रोकार्बन वाटर में इनसॉल्युबल है, इसका मतलब ये लियोफोबिक इन नेचर हो गया। तो पिछले वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आया था आपकी तरफ से कि एक ही कोलाइडल मॉलिक्यूल में लियोफिलिक और लियोफोबिक कैसे हो सकता है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि सोप मॉलिक्यूल वैसे एग्जांपल्स में है जिसमें छोटा सा शॉर्ट आयनिक पार्ट होता है विच इज लियोफिलिक इन नेचर, और बड़ा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है विच इज लियोफोबिक इन नेचर। सिर्फ 17 ही नहीं होता है, और भी कई होते हैं। 18 भी होता है, सोडियम ओलिएट होता है, सोडियम पार्मिटेट होता है, सोडियम स्टीयरेट होता है। दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पर हम लोग एक सोप मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसी सोप मॉलिक्यूल को और शॉर्ट में आप देखेंगे तो इस तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस जगह पर ये COO- को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ माइनस लगा रहता है, और इस जगह पर ये Na+ लगा रहता है। तो ये सोप मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये सोप मॉलिक्यूल हैज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट व्हिच इज लियोफोबिक इन नेचर एंड ए शॉर्ट आयोनिक पार्ट व्हिच इज लियोफिलिक इन नेचर, एंड इट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है एट नॉर्मल कंडीशन, बट एट हाई कंसंट्रेशन एंड एट क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन। जो टर्म हम लोग लिखे थे पिछले क्लास में CMC, यानी कि एट दैट कंसंट्रेशन लार्ज नंबर ऑफ सोप मॉलिक्यूल कंबाइन कर मिसल का फॉर्मेशन करते हैं। अब उस कंडीशन में क्या होता है, ये सोप मॉलिक्यूल रेडियली अरेंज हो जाते हैं इस तरीके से, जहां पर सेंटर की तरफ में लियोफोबिक पार्ट होता है और बाहर की तरफ में आयनिक पार्ट होते हैं। COO- COO-
यहाँ भी C डबल O माइनस, ये भी C डबल O माइनस है, ये एक्चुअली माइनस चार्ज को, और यहाँ ये जो सर्किल देख रहे हैं ये C डबल O माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी रेडियल अरेंजमेंट को मिसल कहा जाता है, मिसल। अब ये मिसल का फॉर्मेशन हुआ कैसे, इसको थोड़ा सा समझो। अगर मान लिया कि ये सोप मॉलिक्यूल है और इसमें कैप जो देख रहे हो वो आयोनिक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सोप मॉलिक्यूल है, आयोनिक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के नजदीक में आएंगे तो ये भी C डबल O माइनस है, ये भी C डबल O माइनस है, और जब सेम चार्ज है तो एक दूसरे को ये रिपेल करेगा। मेरे फिंगर को भी मान लो तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब जैसे ही एक दूसरे को रिपेल करेगा तो इस अरेंजमेंट को देखो किस तरीके से जा रहा है। ये नीचे का पार्ट नॉन आयोनिक नेचर का है, यानी कि इनके बीच में ना तो अट्रैक्शन हो रहा है ना तो रिपल्सन हो रहा है, लेकिन ये बाहर का पार्ट रिपेल कर रहा है, जिसकी वजह से ये सेंट्रल पार्ट एक दूसरे के नजदीक में आ रहा है इस तरीके से, और इसी रेडियल अरेंजमेंट की वजह से इस मिसल्स का फॉर्मेशन होता है। अब इस मिसल्स में अगर कोई आप कपड़ा साफ करते हैं तो आपके कपड़े में दो तरीके का इंप्योरिटी यानी कि डर्ट पार्ट भी होता है। जैसे कपड़े को आप पानी में डालें तो जो लियोफिलिक नेचर का होता है, जो आयनिक नेचर का डर्ट पार्ट भी है, वो वाटर में डिसॉल्व हो गया, लेकिन जो ऑर्गेनिक और जो हाइड्रोकार्बन नेचर का है वो अभी भी कपड़े के साथ में चिपका हुआ होगा। अगर मान लीजिए ये क्लॉथ है और इसके साथ में ये डर्ट पार्ट है, अब जब आप इसके ऊपर में आप साबुन लगा रहे हैं, डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, सोप मॉलिक्यूल डालें, तो सोप मॉलिक्यूल का हाइड्रोकार्बन का पार्ट, ये लाइक डिसॉल्व लाइक का कंसेप्ट अप्लाई होगा, वो इसके साथ में अटैच होता है, हाइड्रोकार्बन का पार्ट, ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट इसके साथ में अटैच हुआ। अब यहां अटैच होने के बाद में ये पार्ट आयोनिक नेचर का है। जैसे हम लोग कहते हैं कि कपड़ा साफ करने के लिए डिटर्जेंट में थोड़ी देर के लिए आप डाल करके छोड़ो, तो जब आप डाल करके छोड़ रहे हो तो ये इंटरैक्शन होता है इनके बीच में, यानी कि आपके डिटर्जेंट का, आपके सोप का ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट इस डर्ट पार्टिकल के साथ में कंबाइन करता है, जुड़ता है, लाइक डिसॉल्व लाइक के नेचर की वजह से। अब जैसे ही आप पानी डालते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ये पार्ट जुड़ेगा जो कि आयोनिक नेचर का है, जो आयोनिक नेचर का यानी कि C डबल O माइनस इसके साथ जुड़ा, C17H35 C डबल O माइनस, ये C डबल O माइनस वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा है और ये जुड़ा है डर्ट पार्टिकल के साथ में। अब जैसे इसे स्क्वीज करते हैं, पानी निचोड़ते हैं, पानी बाहर निकलेगा, जब वाटर बाहर निकलेगा तो C डबल O बाहर जाना चाहेगा, और जब C डबल O बाहर जा रहा है तो इसके साथ C17H35 ये जो जुड़ा हुआ है ये भी बाहर जाएगा, और इसके साथ में डर्ट पार्टिकल जुड़े हुए हैं तो ये भी गंदगी को लेकर के बाहर निकल जाता है। तो कई जगह पर आप कुछ एक सोप एंड डिटर्जेंट का एड देखोगे तो टीवी में दे रहा होता है, तो वहां पर वो ग्राफिक्स इसी तरीके से रिप्रेजेंट करता है ये सोप मॉलिक्यूल का। तो ये जो आप यहाँ इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में देख रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सोप मॉलिक्यूल से रिलेटेड था, सोप का क्लिनसिंग प्रॉपर्टीज बताया, सोप का स्ट्रक्चर बताया, मिसल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये पूरा अरेंजमेंट जो है वो मिसल, जिसे मिसल कहा जाता है, इनका साइज कोलाइडल रेंज को एक्वायर करता है, यानी कि 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो इनके इसका मॉलिक्यूल का एक्चुअल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, लेकिन ये लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब कंबाइन करते हैं, मिसल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तब ये कोलाइड में जाते हैं, और ये एग्जांपल बनता है एसोसिएटेड कोलाइड्स का। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड और एसोसिएटेड कोलाइड में कुछ कॉमन भी है। कॉमन ये है कि दोनों के पार्टिकल का एक्चुअल साइज कम होता है, दोनों में डिफरेंस भी है। डिफरेंस ये है कि एसोसिएटेड कोलाइड के कंस्टिट्यूएंट इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, और इनके जुड़ने के लिए एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन CMC और पार्टिकुलर टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर होना जरूरी है, जबकि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स के लिए इसका होना जरूरी नहीं है। तो ये था सोप मॉलिक्यूल से रिलेटेड। अब आगे हम लोग इनके प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में पढ़ते हैं, और प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स में हम लोग को 3 पढ़ना है। फर्स्ट है केमिकल मेथड, बाकी PDF में आपको दे रहे हैं। केमिकल मेथड में केमिकल रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इन सब से हम लोग कोलाइड्स का प्रिपरेशन करते हैं। जैसे सपोज अगर हमें सल्फर सोल बनाना है, तो सल्फर को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये वाटर में डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं होगा,
लेकिन इसे हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से डिसॉल्व कर सकते हैं। अब इसके लिए आप बुक में देखेंगे तो वहां पर दिया हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के बीच में रिएक्शन कराते हैं, और इनके रिएक्शन की वजह से ये सल्फर वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में होता है, यानी एटॉमिक फॉर्म में सल्फर केमिकल रिएक्शन के समय में बना। ऐसे सल्फर पाउडर को आप वाटर में डालोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, बट सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड ये दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करता है, और इंटरैक्शन की वजह से यहां से सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड कर रहा है और इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब इस कंडीशन में H2O का फॉर्मेशन, और ये सल्फर उस जगह पर अगर बैलेंस करना है हम लोग को तो 2H2O है तो यहाँ पर आप 2 डाल दो, इस जगह पर 2 डाल दो, और इधर ये 3S, तो ये सल्फर वाटर में अब सॉल्युबल फॉर्म में होगा और ये सल्फर सोल का फॉर्मेशन करता है। ये केमिकल रिएक्शन में हुआ। दूसरा मेथड है ब्रेडिक्स आर्क मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है। इस ब्रेडिक्स आर्क मेथड से हम लोग जनरली मेटल सोल का प्रिपरेशन करते हैं। वैसे अगर आप मेटल को डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे वाटर में तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो इस ब्रेडिक्स आर्क मेथड में डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। आप पीडीएफ में नोट करने के बाद में इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में लिखोगे। अगर मान लीजिए आपको गोल्ड सोल प्रिपेयर करना है, गोल्ड को वाटर में डिसॉल्व करना है, तो जिस मेटल का आपको सोल बनाना है उस मेटल का इलेक्ट्रोड लेते हैं। यहां ये इलेक्ट्रोड दिया गया, मेटल रॉड, उसी मेटल का इलेक्ट्रोड है। यहां एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और दूसरे को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और इस जगह पर डिस्पर्सन मीडियम यानी कि जो सॉल्वेंट जहां आपको डिसॉल्व करना है उसका इस्तेमाल करते हैं। ये मेटल का कंटेनर है और इसके चारों तरफ में आइस डाला हुआ होता है, आइस, ताकि यहां इस सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम रहे, क्योंकि आइस 0 से कम टेम्परेचर तक में रहेगा। 0 में तो ये आइस कन्वर्ट करने लगेगा वाटर में, तो जाहिर सा बात है इसका इस्तेमाल किया गया है डिस्पर्सन मीडियम के टेम्परेचर को कम करने के लिए। यहां पर आइस हो गया, ये सॉल्वेंट यानी कि डिस्पर्सन मीडियम। अब इमेजिन करो आप, ये पॉजिटिव रॉड है, दूसरा नेगेटिव रॉड है। अब ये दोनों अपोजिटली चार्ज रॉड जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से वहां पर स्पार्क प्रोड्यूस होगा, और उस स्पार्क की वजह से इतना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है कि यहां का ये मेटल वेपर में कन्वर्ट करता है। ये वेपर में बनेगा, बाहर निकलना चाहेगा। खुले में अगर आप 2 मेटल रॉड को स्ट्राइक कराते हैं तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट कर जाएगा, क्योंकि उस जगह पर ऑक्सीजन है। लेकिन ये डिस्पर्सन मीडियम के अंदर में है तो ये सिर्फ मेटल के वेपर का फॉर्मेशन करेगा। अब ये वेपर बाहर जाना चाहेगा, लेकिन ये डिस्पर्सन मीडियम आइस से सराउंडेड है, जिसकी वजह से इस डिस्पर्सन मीडियम का टेम्परेचर कम है, और इस लो टेम्परेचर की वजह से ये वेपर जो स्पार्क की वजह से प्रोड्यूस हुआ है कंडेंस्ड करके सॉल्यूशन में ही रह जाएगा, और उस कंडीशन में जब ये वेपर कंडेंस करेगा तो इसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में आएगा, यानी कि कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। फिर से डायरेक्ट गोल्ड डिसॉल्व नहीं हुआ, डायरेक्ट सिल्वर डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो सिल्वर के रॉड को जब यहां एक दूसरे के कांटेक्ट में ला रहे हैं तो सिल्वर के वेपर का फॉर्मेशन हुआ। अब ये वेपर इसके पहले ही बाहर निकल जाता है डिस्पर्सन मीडियम से। इस लो टेम्परेचर की वजह से डिस्पर्सन मीडियम में ही कंडेंस्ड कर जाते हैं, और इस कंडेंसेशन की वजह से इनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के रेंज में चला आता है। और जहां 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर का रेंज हो पार्टिकल के साइज का, तो कोलाइड्स का फॉर्मेशन करता है। इस मेथड को ब्रेडिक्स आर्क मेथड कहा जाता है, और इस ब्रेडिक्स आर्क मेथड से हम लोग मेटल सोल का फॉर्मेशन करते हैं। जिस मेटल का सोल बनाना, गोल्ड सोल तो गोल्ड का रॉड यूज करेंगे, सिल्वर सोल तो सिल्वर के रॉड का इस्तेमाल करेंगे। ये सेकंड मेथड था प्रिपरेशन का। अब इसके बाद है थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पेप्टाइजेशन, प्रेसिपिटेट को कोलाइड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहा जाता है पेप्टाइजेशन।
प्रेसिपिटेट को हम लोग कोलाइड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। प्रेसिपिटेट यानी कि जिनका साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा और कोलाइड जिनका साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, यानी कि प्रेसिपिटेट के पार्टिकल को तोड़कर कोलाइड में कन्वर्ट करना है। अब इस कंडीशन में जैसे इमेजिन करो आप कि ये प्रेसिपिटेट है, इनका साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा है। आपको समझाने के लिए मान के चलते हैं कि ये 2000 नैनोमीटर का है। अब इस पेप्टाइडेशन में पेप्टाइजिंग एजेंट डालते हैं, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो 2 सॉल्यूशन रेंज का होगा, जिनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। अब ये प्रेसिपिटेट या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या निगेटिवली चार्ज। आपको समझाने के लिए मानकर चलते हैं कि ये निगेटिवली चार्ज है। तब इस निगेटिव के ऊपर में लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट होंगे। लार्ज नंबर इसलिए क्योंकि इसका साइज 2000 है और इलेक्ट्रोलाइट का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, ट्रू सॉल्यूशन रेंज का। तो इसलिए इस पर लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा, अपोजिटली चार्ज आयन इलेक्ट्रोलाइट का। इनके ऊपर में डिपोजिशन के बाद में जैसे इनके सरफेस पर ये डिपॉजिट हुआ, अब देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो 2 सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब इन सब डिपॉजिटेड आयन के बीच में रिपल्सन की वजह से इनके पार्टिकल के बीच में प्रेसिपिटेट का जो पार्टिकल है, इनके बीच में क्लीवेज होगा, यानी कि ये ब्रेक करेंगे। और जब ये प्रेसिपिटेट ब्रेक करेगा इस तरीके से, अगर ये ब्रेक कर रहा है तो आप इमेजिन करो कि ये 2000 था, 5 या 6 पार्ट में ही टूट गया, तब इनके पार्टिकल का साइज तो 1000 नैनोमीटर से छोटा हो गया। अगर ये 10 पार्टिकल्स में टूट गया तो 200 नैनोमीटर आ गया, यानी कि कोलाइडल रेंज के बीच में चला जाए। तो इस प्रोसेस को पेप्टाइडेशन कहते हैं, जिसमें हम लोग प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करते हैं कोलाइड्स में और जिस इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं उसे हम लोग पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं। आयरन के हाइड्रोक्साइड जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम लोग कन्वर्ट करते हैं कोलाइडल फॉर्म में, इसी कंसेप्ट का यूज करके। तो ये 3 मेथड था प्रिपरेशन से रिलेटेड, केमिकल मेथड, ब्रेडिक सार्ट मेथड, इसे इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड भी कहा जाता है, और फिर ये लास्ट था पेप्टाइजेशन। अब इसके बाद में जब कोलाइड्स का प्रिपरेशन हो गया, अब कोलाइड्स का प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन यानी कि इनमें प्रेजेंट इम्प्यूरिटीज को रिमूव करना। रिमूव करने के लिए हम लोग अल्ट्राफिल्टरेशन, डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं। इम्प्यूरिटीज भी 3 रेंज का हो सकता है, ट्रू सॉल्यूशन रेंज, कोलाइडल और सस्पेंशन। जो सस्पेंशन रेंज के इम्प्यूरिटीज हैं, इसे हम लोग इजीली रिमूव कर दे सकते हैं। इन्हें रिमूव करने के लिए हम लोग फिल्टर पेपर यूज करेंगे और ये फिल्टर पेपर सस्पेंशन रेंज के पार्टिकल को फिल्टर आउट कर देगा। अब रिमूव करना है हमें ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल रेंज के पार्टिकल को। इन्हें रिमूव करने के लिए हम लोग डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस मेडिकल टर्म आप सुने हुए होंगे कि अगर किसी व्यक्ति का किडनी डैमेज हो गया हो, तब उस कंडीशन में डायलिसिस कराया जाता है। डायलिसिस का मतलब प्यूरिफिकेशन होता है ऑफ कोलाइड्स। एक्चुअली किडनी आपका नेचुरल डायलिसिस करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, और ब्लड भी कोलाइड्स के एग्जाम्पल में आते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से आपका किडनी वर्क नहीं कर रहा है, तब उस कंडीशन में आपको आर्टिफिशियल डायलिसिस कराना होता है, यानी कि वहां पर आपको बाहर से इंस्ट्रूमेंट की सहायता से ब्लड को प्यूरिफाई करना होता है। यहाँ इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योर कोलाइड को पार्चमेंट मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन से बने हुए बैग में डालते हैं। ये सेमी परमेनेंट नेचर का होता है, जो सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन रेंज के पार्टिकल को ही पार करने देता है। यानी कि इस जगह पर इम्प्योर कोलाइड को डाल दिया गया। इम्प्योर कोलाइड यानी कि जिसमें ट्रू सॉल्यूशन रेंज के पार्टिकल भी हैं और कोलाइडल रेंज के पार्टिकल भी हैं, दोनों फिल्टर पेपर को पार कर जाता है, इसलिए इसमें डाल दिया। और इसे डालते हैं हम लोग एक कंटेनर में, और इस कंटेनर में इस तरीके का अरेंजमेंट है कि एक तरफ से हम लोग फ्रेश वाटर सप्लाई करते हैं और दूसरी तरफ से यूज्ड वाटर जो है बाहर निकल जाता है। मान लीजिए इधर से इनलेट हो गया और यह आउटलेट हो गया। फ्रेश वाटर यहां दे रहे हैं कंटिन्यूअसली। अब ध्यान से समझना,
ये सेमी परमेबल नेचर का है, हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ चुके हैं, वहां पर भी मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का, और या ट्रू सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक नेचर का जो पार्टिकल्स है जिनका साइज बहुत छोटा है, तब जैसे ही यहाँ वाटर डालते हैं तो इस वाटर का कंसंट्रेशन कम है, इसके अंदर में साल्ट ट्रू सॉल्यूशन रेंज के पार्टिकल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहां से ट्रू सॉल्यूशन रेंज के पार्टिकल बाहर निकलते हैं। सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन, यानी ब्लड नहीं निकलेगा, इंक नहीं निकलेगा, उसमें जो डिसॉल्व्ड इंप्योरिटी जिनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है वो यहां से बाहर निकलेंगे, कंसंट्रेशन अलग होने की वजह से। जैसे अगर आप चावल को पानी में डालते हैं पकाने के बाद, तो आप देखते हैं कि चावल का गंदगी पानी में डिसॉल्व हो गया, फिर उस पानी को फेंक देते हैं, फिर से फ्रेश वाटर डालते हैं, और इस प्रोसेस को 2-3 टाइम्स में रिपीट किया जाता है। वही काम यहाँ पे प्रोसेस लगातार चल रहा होता है। अब अगर यहाँ पे एक कंटेनर क्लोज होता तो एक समय ऐसा होता है कि जितना यहाँ कंसंट्रेशन है उतना ही बाहर में, तो अब इलेक्ट्रोलाइट का मूवमेंट नहीं होता यहाँ से यहाँ। अब इसके लिए यहाँ से कंटिन्यूअसली हम लोग वाटर प्रोवाइड करते हैं, फ्रेश वाटर, और यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट के साथ में डिसॉल्व्ड वाटर जो है बाहर निकल गया। अब फिर से यहाँ फ्रेश वाटर हो गया, यहाँ कंसंट्रेशन कम है, अंदर में कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो फिर इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद में फिर टैंक से वो बाहर चला जाएगा। यही काम आपके बॉडी में किडनी में होता है। आपका इम्प्योर ब्लड आता है, आप जो पानी पीते हैं वो पानी इस इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व कर बाहर निकल जाता है, यानी कि आपके बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब आप इमेजिन करो कि आप अपने बॉडी को पानी का सप्लाई ही कम दे रहे हैं, तो अगर यहाँ पानी का सप्लाई कम होगा तो पूरी तरीके से ब्लड से इम्प्योरिटीज बाहर नहीं निकलेगा, और यही वजह है कि ब्लड में क्रिस्टल का डिपोजिशन शुरू हो जाता है, ब्लड आपका इम्प्योर होने लगता है। तो पानी पीने के पीछे का लॉजिक भी यही है। कई लोग बोलते हैं कि अगर आप पानी प्रॉपर पीते हैं जितना आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो कई बीमारी तो आपका वहीं सोल्व हो जाता है। यानी कि आप कई लोग सफर करते हैं कम पानी पीने की वजह से। तो ये ब्लड किडनी काम कर रहा है, ब्लड में डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज को बाहर निकालने के लिए, और आपके बॉडी से थ्रू यूरिन बाहर निकल जा रहा है। ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है। इसी को फास्ट करने के लिए, इस डायलिसिस को फास्ट करने के लिए यहां पर इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। इलेक्ट्रोड चूंकि इंप्योरिटीज के फॉर्म में इलेक्ट्रोलिटिक नेचर का, आयनिक नेचर का इंप्योरिटीज है, तो या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर निगेटिवली चार्ज होगा। तो जब इसमें हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ निगेटिव आयन मूव करेगा, और अगर ये निगेटिव चार्ज है तो इधर पॉजिटिव आयन मूव करेगा, और उस कंडीशन में इन्हें इलेक्ट्रोडायलिसिस कहा जाता है। और आप जब डायलिसिस कराने जाते हैं तो वहां पर उसका रेट फास्ट होता है आपके किडनी की वजह से। आपका किडनी तो 24 आवर काम कर रहा है, आप रेस्ट भी कर रहे हैं तो भी वो काम कर रहा है, तो वो डायलिसिस हो रहा है। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं मशीन पे कराने के लिए, हॉस्पिटल में गए हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रोडायलिसिस होता है, इसका रेट को फास्ट करने के लिए। तो डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या फर्क है? इलेक्ट्रोडायलिसिस में 2 इलेक्ट्रोड्स डाला होता है ताकि इनका रेट ऑफ डायलिसिस इंक्रीज कर जाए, फास्ट हो जाए। ये सेकंड मेथड हो गया इलेक्ट्रोडायलिसिस का। तीसरा होता है अल्ट्रा फिल्टरेशन, यानी फिल्टर पेपर को ही अल्ट्रा फिल्टर पेपर कर देना है। अल्ट्रा फिल्टरेशन में क्या होता है? नॉर्मली ये फिल्टर पेपर का ये पोर है, समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। यहां ये पोर है, और इस पोर का साइज इतना बड़ा है कि ट्रू सॉल्यूशन रेंज के इंप्योरिटीज और कोलाइड दोनों पार करके चले जाएंगे। अब इसे रोकना है हमें, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जिस फिल्टर पेपर को यूज करना है, जिसे अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट करना है, उसी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को कोलाइड में डिप कर देते हैं। डिप किए तो जैसे ही डिप करेंगे तो कोलाइडल पार्टिकल इसके अंदर में ट्रैप कर जाएगा, इस पोर के अंदर में ट्रैप कर जाएगा। यहां पर जैसे आप देखते हो कि कई बार आपके यहाँ ड्रेनेज सिस्टम में नाली में कचरा फंस जाता है, तो उस तरीके से ट्रैप कर गया इसके अंदर। अब जब ये ट्रैप कर गया, फिर इसे आप बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद में इस ट्रैप्ड पार्टिकल को फिर से बाहर आने से रोकने के लिए इसके ऊपर में लेयर लगा देते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का लेयर लगा देते हैं। अब इस लेयर लगाने के बाद में अब ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से ये कन्वर्ट कर गया अल्ट्रा फिल्टर पेपर में, क्योंकि अब इस रेंज के पार्टिकल भी इसको पार करके नहीं जा पाएंगे।
अब जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो कोलाइडल पार्ट के अपर पार्ट में ही रह गया और ट्रू सॉल्यूशन रेंज के इम्प्योरिटी बाहर निकल गए। तो पर्पस तो हमारा इन तीनों में था कि ट्रू सॉल्यूशन रेंज के इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है कोलाइड से। तो पहला हो गया डायलिसिस, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोडायलिसिस और तीसरा हो गया अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब जब कोलाइड बचा रह गया, ट्रू सॉल्यूशन रेंज के इम्प्योरिटीज पार करके निकल गए, तब इस कोलाइड को सुटेबल डिस्पर्सन मीडियम में डालकर डिसॉल्व कर फिर से प्योर कोलाइड्स का प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये इतना प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड से रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट है। थोड़ा सा एक बार बुक में भी आप रीडिंग डालोगे और अब अगले क्लास में हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, इसके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड से रिलेटेड। तो आज यहीं तक।